गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। आज हम चर्चा करेंगे कि अकबर से संबद्ध जो लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं उन पर। देखिए, अकबर पे प्रश्न बनता है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब और कहाँ हुआ। अकबर का राज्यारोहण बैराम खां की देखरेख में 14 फरवरी 1556 को कलानौर, जो पंजाब में स्थित है, में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। हेमू का वध करके अकबर ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का महत्व बताइए। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया तथा अफगानों की शक्ति भारत में सदैव के लिए समाप्त हो गई। बैराम खां शक्तिशाली हुआ और अकबर की उत्तरी भारत की जो विजय है वो सुगम हो गई। बैराम खां कौन था। बैराम खां एक शिया धर्मानुयायी था, बदख्शां निवासी था तथा हुमायूं का वफादार एवं अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे वकील अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बैराम खां की मुगल राजनीति में क्या भूमिका रही। बैराम खां अकबर का संरक्षक था, प्रधानमंत्री था। उसने सरहिंद के युद्ध में अफगानों तथा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने मुगल साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया था। बैराम खां के पतन के कोई 3 कारण बताइए। बैराम खां एक तो शिया धर्मावलंबी था, दूसरा बैराम खां को अपने पद का गर्व होना और अकबर को नियंत्रित करने का प्रयास, और तीसरा कारण था बाहम अनंगा द्वारा बैराम खां के विरुद्ध षड्यंत्र करना। बैराम खां की मृत्यु कब और कैसे हुई। मक्का जाते समय मार्ग में पाटन के पास 1561 ईस्वी में अफगान मुबारक शाह ने बैराम खां की हत्या कर दी थी। बाहम अनंगा कौन थी। अकबर के समय के पर्दा शासन अर्थात जिसको पेटीकोट सरकार 1560 से 62 तक जो रही की प्रमुख ये सूत्रधार थी और अकबर की दाहिमा थी, जिसने अकबर के संरक्षक बैराम खां के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया था। हेमू कौन था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का नायक हेमू चुनार के आदिल शाह सूर का वजीर था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। राजस्थान के किस राजपूत नरेश ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता को स्वीकार की और कब की। 1562 ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह भी अकबर के साथ किया था। 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान जिन 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे थे उनके नाम बताइए। देखिए, एक तो थे जयबल जो कि मेड़ता का सामंत था और दूसरा था फत्ता जो कि केलवा का सामंत था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन किन के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम बताइए। अकबर अपने उद्देश्य में असफल रहा। वह न तो प्रताप की शक्ति का दमन कर सका और न ही उसे बंदी बना सका। हल्दी घाटी के युद्ध का क्या महत्व था। इस युद्ध का महत्व था कि राजपूत शक्ति की जो प्रतिष्ठा थी उसको आघात लगा और अकबर अपने उद्देश्य में असफल रहा। महाराणा प्रताप पराजित हो जाने के बाद भी मुगलों के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे तथा स्वाभिमान, स्वाधीनता
प्रेमी की मिसाल बने। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की सुल्तान मुजफ्फर की संरक्षिका थी और 1595 ईस्वी में उसके नेतृत्व में अहमदनगर की सेनाओं ने मुगल आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया था। अकबर की राजपूत नीति की क्या विशेषता थी? अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग, संरक्षण, तुष्टीकरण और वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। अकबर की जो राजपूत नीति थी उसके कुछ 4 परिणाम बताइए। इसके परिणामों की हम बात करें तो एक तो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ। दूसरा, राजपूत मुगल साम्राज्य के दृढ़ स्तंभ बने। और तीसरा, अकबर की सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई। चौथा परिणाम हो सकता है कि अकबर राजपूतों के सहयोग से विद्रोही मुस्लिम सरदारों पर अंकुश रखने में भी सफल हुए थे। अकबर की उदार राजपूत जो नीति थी उसके 3 कारण लिखिए। एक कारण था कि साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए अफगानों व अमीरों के विरुद्ध शक्ति संगठित करने में राजपूतों का सहयोग आवश्यक था। साम्राज्य विस्तार में राजपूतों के सहयोग की आवश्यकता थी। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता था। अकबर के नवरत्नों में से 4 का नाम लिखिए। देखिए, इसके नवरत्नों में मुख्य थे अबुल फजल है, तानसेन है, टोडरमल है, बीरबल है। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति की व्याख्या कीजिए। सुलह-ए-कुल अर्थात सबके साथ शांति रखने का सिद्धांत अकबर की धार्मिक नीति का आधार था। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करना था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे कौन कौन से कर समाप्त किए थे और कब? अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। शेख मुबारक कौन था? शेख मुबारक एक प्रसिद्ध सूफी विद्वान था। उसके उदार विचारों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसके पुत्र अबुल फजल तथा फैजी उच्च कोटि के विद्वान थे। मजहर घोषणा पत्र को तैयार करने में शेख मुबारक का विशेष योगदान रहा। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब और क्यों किया? 1575 ईस्वी में अकबर ने इस्लाम धर्म का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने व धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में एक भवन इबादत खाना बनवाया था। अकबर द्वारा की गई मजहरी की घोषणा क्या थी? अकबर ने 2 सितंबर 1579 को मजहर की घोषणा की, जिसके अनुसार अकबर को मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्या था तथा निर्णय घोषित किया गया। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? ये किस नाम से जाना जाता है? अकबर ने प्रार्थना जो गृह है उसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया और ये इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की और कब की? देखिए, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। दीन-ए-इलाही के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। देखिए, दीन-ए-इलाही के सिद्धांतों की हम बात करें तो उसके सिद्धांतों में प्रमुख है ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। परोपकार, मांस न खाना, पशुवध न करने का व्रत लेना आवश्यक बताया। तीसरा है सूर्य एवं अग्नि की जो उपासना है वो प्रारंभ की गई। अकबर की दीन-ए-इलाही के क्या उद्देश्य थे? अकबर की दीन-ए-इलाही का उद्देश्य देश में फैल रहे धार्मिक विद्वेष को दूर कर सभी धर्मों में मूलभूत एकता व धार्मिक सहिष्णुता स्थापित कर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करना वो चाहता था। अकबर की धार्मिक जो नीति थी उसके कुछ 4 परिणाम बताइए। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक जो समन्वय स्थापित हुआ, मुगल साम्राज्य का दृढ़ता पूर्वक स्थापित होना, साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित होना, धार्मिक कट्टरता में कमी। अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में एक यादगार स्मारक बनवाया?
यह किस सन में बनवाया गया? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575-76 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अबुल फजल कौन था? उसकी हत्या किसने की? अबुल फजल एक प्रसिद्ध कवि, अकबर का दरबारी एवं अकबरनामा व आईने अकबरी का रचयिता था। शहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी थी। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, उसकी समाज शासन व्यवस्था का प्रयास, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल की नीति, सांस्कृतिक एकता के प्रयत्न आदि कार्यों के आधार पर अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर की दक्षिण नीति के दो उद्देश्य बताइए। दक्षिण के राज्यों को जीतकर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, पुर्तगालियों को समुद्र तट से वापस धकेलना। अकबर के समय में दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य थे? देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे खानदेश है, बीजापुर है, गोलकुंडा है और अहमदनगर है। अकबर की दक्षिणी जो नीति थी उसका मूल्यांकन कीजिए। अकबर ने सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में अहमदनगर के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा, लेकिन चांद बीबी के कड़े प्रतिरोध के कारण मुगल अभियान असफल रहा। किंतु 1600 ईस्वी में अकबर अंततः अहमदनगर राज्य के आधे भाग व पूरे खानदेश को जीतकर मुगल साम्राज्य में विलय करने में सफल रहा। इस प्रकार अकबर की जो दक्षिणी नीति है वो सफल रही।